बच्चों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं YouTube चैनल पर सर आइंस्टाइन एकेडमी। आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक प्रिंसिपल में ही अभी हम लोग चल रहे हैं। पहला मैंने आपको आयुपैक पढ़ाया, दूसरा आइसोमेरिज्म पढ़ाया, तीसरा पार्ट है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा पार्ट कौन सा है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, जनरल है सर, कॉमन चीजें हैं, मतलब सरल टॉपिक होगा और हमेशा यूज आने वाला पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये टॉपिक है। कहीं पर भी कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन हो रही होगी तो उसमें आप इन्हीं सारे सब टॉपिक्स का जिक्र कर रहे होगे। ठीक, तो इसको एक बार अच्छे से समझ लो। और यहां से भी लगभग एक सवाल पूछा ही जाता है जीओसी से। तो अगर कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है इन जनरल, तो सपोज करो ए बी कोई एक बॉन्ड है सर, इस पर मैंने क्या किया, एक सी डाला और यहां पर क्या होगा सर, या तो रिएक्शन होगी या नहीं होगी। अगर सपोज करो यहां पर कुछ प्रोडक्ट बना ही नहीं, या मतलब ये आपस में जैसे था वैसे ही रह गया, इसका मतलब सर कोई बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड क्लीवेज नाम की चीज नहीं हुई। या आप बोल सकते हो यहां पर कोई भी रिएक्शन ही नहीं हुआ सर, इसका मतलब प्रोडक्ट वगैरह बनने की कोई बात नहीं। लेकिन अगर सपोज करो ये अगर टूटा होता, अगर ये टूटा होता ये वाला बॉन्ड ए और बी के बीच में, इसका मतलब यहां पर जिस तरीके से ये टूटता उसी हिसाब से ये सी इसके ऊपर जाके अटैच होता। तो इसका मतलब सर कुछ ना कुछ अपने को प्रोडक्ट मिलता और कुछ ना कुछ बाई प्रोडक्ट। अब ये जो टूट रहा है, ये जो टूट रहा है, इस टूटने को ही क्या बोला जाता है आपका सर? बॉन्ड क्लीवेज, या इसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड फिजन या बॉन्ड ब्रेकिंग। तीन नाम से जानते हैं। ए और बी दो एटम्स हैं, उनके बीच में अगर अपने को बॉन्ड तोड़ना है उसी का नाम होता है बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड फिशन, बॉन्ड ब्रेकिंग। अब ये जो बॉन्ड तोड़ना है इन दोनों के बीच में, ये बेसिकली दो तरीके से किया जा सकता है। एक होमोलिटिक तरीका, एक दूसरा हेट्रोलिटिक तरीका। होमोलिटिक का मतलब क्या है कि जब दो सेम एटम के बीच में बॉन्ड बना होता है, उस बॉन्ड का नाम होता है नॉन पोलर बॉन्ड, या जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर, और जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं पोलर बॉन्ड। अब जैसे सपोज करो तुम्हारे पास Cl है, तो आप बोलोगे सर दो एटम सेम है, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना होगा? जीरो। यहीं पर मैंने लिखा HCl। HCl में सर क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन हाइड्रोजन। याद करो पहले टॉपिक में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मैंने थोड़ा सा तुमको यह चीज लिखवाया हुआ है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? फ्लोरीन। फिर कौन होता है? ऑक्सीजन। फिर कौन होता है? नाइट्रोजन। फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर उसके बाद आपने लिखा था कार्बन, फिर हाइड्रोजन। इस तरीके से लिखा था। तो इसका मतलब यहां पर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। अगर ये बॉन्ड मैं देखूं तो एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का रहा होगा, ऐसे ही बॉन्ड बना होगा। कोवैलेंट बॉन्ड या मतलब सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे ही बना होगा। यहां पर भी वही सेम कहानी है सर, हाइड्रोजन और Cl के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ये वाला बॉन्ड बना होगा। अब क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या कर सकता है सर? दोनों इलेक्ट्रॉन छीन के भाग सकता है। अगर छीन के भागेगा सॉरी, दुनिया को दिखाने के लिए हाइड्रोजन भाई साहब क्या बोलेंगे? मेरे से इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसलिए मेरे ऊपर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन छीन लिया तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। अब यहां पर मैं बीच बीच में क्या बोलूंगा? इलेक्ट्रॉन एक पैसे की तरह मैं ट्रीट करने वाला हूं। इसका मतलब सर इसने पैसा दिया, अगर कोई पैसा देता है तो वो कर्जे में आता है क्या? मतलब कर्जा देता है, लोन मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया है ना, कर्जा मतलब लोन। तो यहां पर इसने पैसा दिया, इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव, और इसने पैसा लिया मतलब उधार हो गया, उधार हो गया तो इसका मतलब इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आया? तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज से अपने को क्या मिलने वाला है? दो आयंस मिलेंगे, एक बनेगा केटायन और एक बनेगा अनायन। लेकिन यहीं पर अब ये वाला ऐसे समझो कि दो दोस्त थे, दो दोस्तों में बहुत गहरी दोस्ती थी। उन लोगों ने कोई बिजनेस आइडिया सोचा और सोचा कि चलो यार एक स्टार्टअप शुरू करते हैं। शुरुआत में क्या हुआ कि इस वाले क्लोरीन के पास भी 1 रुपए थे, इस वाले क्लोरीन के पास भी 1 रुपए थे। अब इन दोनों ने मतलब अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब कुछ दिन जाते जाते इन लोगों को लगा नहीं यार अपनी बन नहीं रही है, हम दोनों कभी साथ नहीं मतलब बिजनेस कर सकते। इन लोगों ने ब्रेक करने का सोचा, मतलब हम तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहते। तो अगर नहीं रहना चाहते तो ये क्या बोलेगा? जो मैंने इन्वेस्ट किया था वो मेरा पैसा वापस कर दो। वो भी बोलेगा चल ठीक है भाई, जो तूने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था वो तू ले जा। तो यहां पर ये वाला आपका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये वाला क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसका मतलब सर जितना जो दिया था
शुरुआत में उतना ही उसके पास हो गया, तो कोई किसी का प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ। तो इसका मतलब कौन सी स्पीसीज देने वाले हैं ये लोग सर? न्यूट्रल स्पीसीज देंगे। जब भी कभी भी होमोलिटिक क्लीवेज होगा, होमो का मतलब सेम, और अगर होमोलिटिक का क्लीवेज हो रहा है तो उसको क्या बोलोगे? न्यूट्रल स्पीसीज का फॉर्मेशन। और ये फेवर होता है आपका नॉन पोलर बॉन्ड या हाई टेम्परेचर या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सनलाइट, ये सभी आपका फेवर करते हैं होमोलिटिक। और आपका जो हेट्रोलिटिक होता है, हेट्रो मतलब डिफरेंट, लिटिक का मतलब क्लीवेज, दो डिफरेंट एटम्स के बीच में या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा तो वहां से आपको आयन वगैरह मिलने वाले हैं। अब ये इससे भी सवाल पूछा जा चुका है सीईटी में। एक रिएक्शन ऐसे दिया था उन लोगों ने ए बी और तोड़ा था ए प्लस और बी माइनस में, और पूछा था कि बताओ कि ये हेट्रो है कि होमोलिटिक है। तो आप साफ साफ बोल सकते हो सर केटायन और एनायन बना है, तो इसको आप क्या बोलोगे? हेट्रोलिटिक क्लीवेज। बात समझ में आया? ये सीईटी 2022 का सवाल है शायद। कब का सवाल है? सीईटी 2022। अगला टॉपिक सर टाइप्स ऑफ रिएजेंट। अब यहां पर दो टर्म्स आते हैं, ये आपने क्लास 10 में पढ़ रखा होगा। जब मैंने यहां पर अभी ये वाली रिएक्शन लिखी थी ए बी प्लस सी, तो यहां पर ये वाला क्या होगा सर? आपका कंबाइंड फॉर्म में रिएजेंट कहलाता था। और यहां से अपने को कुछ सपोज करो AC मिल गया और B मिल गया, तो AC क्या कहलाएगा? आपका प्रोडक्ट, और B क्या कहलाएगा? आपका बाई प्रोडक्ट। बात समझ में आए? तो अब इसमें C ने अटैक किया, इसका मतलब सर ये मोर रिएक्टिव है, और इसके ऊपर अटैक किया तो ये सर लेस रिएक्टिव है। तो जो लेस रिएक्टिव होता है उसका नाम पड़ जाता है सबस्ट्रेट, और जो मोर रिएक्टिव पार्ट होता है उसका नाम पड़ जाता है रिएजेंट। लेस रिएक्टिव स्पीसीज ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट, और मोर रिएक्टिव स्पीसीज ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज रिएजेंट। बात समझ में आए? अब इनसे एक प्रोडक्ट मिलेगा, एक क्या मिलेगा आपको? बाई प्रोडक्ट। अब यहां पर ना ऐसे डायरेक्टली प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट नहीं मिला होगा। अब यहां पर मैंने आपको बॉन्ड क्लीवेज क्यों पढ़ाया? क्योंकि सर यहां पर बॉन्ड टूटा होगा, क्योंकि कभी भी अगर आपको नया बॉन्ड बनाना है तो पुराने को तोड़ना ही पड़ेगा, हाँ या ना? ये तो रियल लाइफ में भी वैलिड है। अगर नया किसी से जुड़ना है तो पुराना तो तोड़ना ही पड़ेगा भाई। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपका ये वाला बॉन्ड टूटेगा तभी जाकर नया बनने वाला है। तो इसका मतलब आपने जब तोड़ा था उस तोड़ने वाले बीच वाले प्रोसेस को बोला जाता है इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट में अपने को यही तीनों मिलते हैं, क्योंकि सर बॉन्ड क्लीवेज में आपने तीन चीजें पढ़ी, एक तो पढ़ा सर फ्री रेडिकल, एक पढ़ा केटायन और एक पढ़ा अनायन। यही आपके इंटरमीडिएट बन सकते हैं। अगर हो सकता है बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड फॉर्मेशन एक ही साथ हो रहे होंगे तब उसको बोला जाता है आपका ट्रांजिशन स्टेट। ठीक। रिएजेंट की बात करें तो रिएजेंट आपका दो टाइप का होता है, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, एक होता है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है इलेक्ट्रॉन और दूसरा है फाइल। इलेक्ट्रॉन का मतलब वही नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज लवर। फाइल का मतलब होता है लविंग। नेगेटिव चार्ज लवर को क्या बोलते हैं सर? इलेक्ट्रोफाइल। नेगेटिव चार्ज लवर को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोफाइल। इसी तरीके से न्यूक्लियोफाइल, सर न्यूक्लियोफाइल भी दो चीजों से मिलकर बना है, न्यूक्लियॉन प्लस फाइल। न्यूक्लियॉन का मतलब क्या है सर? आपका न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और फाइल का मतलब लविंग। अभी पीछे पढ़ के आए, न्यूट्रॉन तो सर न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन कैसा होता है सर? पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव चार्ज लवर को क्या बोलते हैं सर? न्यूक्लियोफाइल। अगर इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये पॉजिटिव चार्ज से प्यार कर रहा है, खुद के ऊपर चार्ज क्या लेकर घूम रहा होगा सर? नेगेटिव। इसका मतलब जिसका ऑक्टेट वगैरह कंप्लीट होगा या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो डोनेट कर सकता है सर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को, उसी को क्या बोला जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। बस समझ में आए? इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलेंगे? जो पॉजिटिव चार्ज होगा, इसका मतलब इसको खुद को इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, इसका ऑक्टेट वगैरह कंप्लीट नहीं होगा। अब यहां पर छोटे छोटे पॉइंट्स लिख देता हूं जो डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट इलेक्ट्रोफाइल, ये आपका लेविस एसिड की तरह एक्ट करता है। इसका ऑक्टेट कैसा होता है सर? इनकम्प्लीट। जनरली इसको रिप्रेजेंट करते हैं E+ से। ठीक, यहां पर कुछ इस तरीके से। अब एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल बहुत सारे आप लिख सकते हो। H+ हो गया, X+ हो गया आपका, फिर उसके बाद आप क्या लिख सकते हो सर? R+ कार्बोकेटाइन, या आप लिख सकते हो सर CH3 पॉजिटिव, फिर इसी तरीके से R रेडिकल, और क्या लिख सकते हो? और क्या लिख सकते हो? CO2 हो गया, SO3 हो गया, AlCl3 हो गया, फिर BCl3 हो गया,
FeCl3 हो गया, ये सभी किसकी तरह एक्ट कर सकते हैं सर, अपना इलेक्ट्रोफाइल की तरह, क्योंकि इन सबका इलेक्ट्रॉन मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इसको भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी इलेक्ट्रॉन की, इसको भी। CO2 कैसे कर रहा होगा सर, CO2 का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस तरीके से होता है, 2 ऑक्सीजन होते हैं डबली बॉन्डेड और कार्बन से कनेक्टेड होते हैं, तो ये कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। जैसे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो ये भी अपने आप को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट समझेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट समझ रहा है तो ये भी किस कैटेगरी में जाने वाला है, आपका इलेक्ट्रोफाइल। आगे क्लास 12th में आपने पढ़ा ही होगा कि ये आपका यूज किया जाता था ड्राई आइस के फॉर्म में, प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो इलेक्ट्रोफाइल वहां, या आप बोल सकते हो कोल्ब्स रिएक्शन में भी ये यूज किए थे हम लोग, ठीक। तो इस तरीके से आप मतलब, या आप जो क्लास 11th वाले देख रहे हैं उनके लिए सर ये आपका आगे आने वाला टॉपिक है, क्लास 12th में आप पढ़ोगे कोल्ब्स रिएक्शन या आप कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन वगैरह, ठीक। 11th वाले घबराना मत बिल्कुल भी, आप आगे पढ़ोगे, जो मैंने अभी 2 वर्ड बोले कोल्ब्स और आपका प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल जनरली एक्ट करता है आपका लेविस बेस की तरह। सर आपने 2 वर्ड लिखा, लेविस एसिड और लेविस बेस, इसका मतलब क्या होता है? लेविस एसिड उसको बोला जाता है जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, लोन पेयर डोनर को क्या बोला जाता है, आपका लेविस बेस। इसका जनरली क्या होता है सर, कंप्लीट ऑक्टेट होता है, इनके पास एक्सेस में या तो इलेक्ट्रॉन होंगे या नेगेटिव चार्ज होगा, उन्हीं को क्या बोला जाएगा, आपका न्यूक्लियोफाइल। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है आपका NU-, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल आपका क्या बन सकता है, H-, X-, फिर उसके बाद आपका बन सकता है OH-, RO-, NH2-। अब कुछ न्यूट्रल वाले लिख लेते हैं, जैसे NH3 हो गया, RNH2 हो गया, फिर इसी तरीके से आपका H2O हो गया, फिर आपका अल्कोहल हो गया, एंड सो ऑन। ऐसे कंपाउंड जिनके पास ऑक्टेट वगैरह कंप्लीट हो और आपका निगेटिव चार्ज वगैरह प्रेजेंट हो या लोन पेयर वगैरह प्रेजेंट हो, लोन पेयर डोनेट करेंगे और उनको क्या बोला जाएगा, आपका न्यूक्लियोफाइल बोला जाएगा। बात समझ में आया? तो ये 2 टॉपिक थे जहां पर हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा बेसिक चीजें सीखी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तीसरा अपना टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब क्या है कि यहां पर जो ये बॉन्ड है इसमें कुछ ना कुछ आपका पोलराइजेशन होता है, एक होता है टेम्परेरी, एक होता है आपका परमानेंट। टेम्परेरी का मतलब या तो किसी को देखकर अपना मतलब हुलिया बदल रहा होगा, उसी को क्या बोलेंगे, टेम्परेरी, और जो इसका हमेशा प्रेजेंट होगा उसको क्या बोला जाएगा, परमानेंट। जैसे इसको आप रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट कर सकते हो, आपसे ही रिलेट करता हूं और किससे रिलेट करूंगा। जैसे आपका ना पढ़ने वाली आदत, वो तो सर परमानेंट है, वो मतलब परमानेंट है, और पढ़ने वाली आदत कैसी है सर, टेम्परेरी है। किसी को देखे तो कॉपी लेकर बैठ गए, पिताजी आ रहे हैं कमरे में, चलो मोबाइल रख देता हूं, कॉपी खोल लेता हूं, पिताजी जैसे गए कॉपी बंद, मोबाइल शुरू। तो ना पढ़ने वाली आदत सर इनबिल्ट है, तो वो कैसा बना सर, परमानेंट। और पढ़ने वाली आदत कैसी हो सर, टेम्परेरी। उसी तरीके से कंपाउंड में भी 2 टाइप के इफेक्ट होते हैं, एक होता है परमानेंट और एक होता है अपना टेम्परेरी। परमानेंट का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट हो गया आपका, रेजोनेंस हो गया, मेसोमेरिक हो गया, तीसरा हाइपर कंजुगेशन। ये तीनों इफेक्ट जो होते हैं वो किस कैटेगरी में रखे जाते हैं, आपके परमानेंट। और टेम्परेरी में कौन रखा जाता है आपका सर, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ये आपका तभी प्रेजेंट होगा जब आपका रिएजेंट प्रेजेंट होगा, रिएजेंट के जाने के बाद ये इफेक्ट आपका क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। जैसे फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन लिखता हूं आपका CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, एसीटोन मैंने लिया। अभी यहां पर देखोगे कोई भी मतलब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है इसमें कुछ भी इफेक्ट वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने यहां पर HCN डाला, HCN क्या है आपका सर, रिएजेंट है। अब यहां पर ये टूटेगा H+ और CN-, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में, तो ये वाला बॉन्ड धीरे धीरे पोलराइज्ड होगा, किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, डेल नेगेटिव, इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, डेल पॉजिटिव। अब ये आपका जो पोलराइजेशन हुआ ये किसकी वजह से हुआ सर, HCN की वजह से। अब जैसे ही इसको हटाओगे ना तो ये वाला इफेक्ट हट जाएगा। अगर ये वाला इफेक्ट हट जाएगा तो इसका मतलब ये कैसा इफेक्ट कहलाएगा, अपना टेम्परेरी इफेक्ट। तो टेम्परेरी इफेक्ट ऐसे इफेक्ट होते हैं जो रिएजेंट के प्रेजेंस या एब्सेंस में ही आपका शो होते हैं। बात क्लियर है, पक्का? तो इसमें मैं आपको
डिटेल में तो नहीं देने वाला हूं, पर जहां से सवाल मैक्सिमम पूछा जाता है बस उसी के बारे में दिखाने वाला हूं। एक तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसमें से कौन सा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, निगेटिव है, और दूसरा कौन सा प्लस आर शो कर रहा है, कौन सा माइनस आर शो कर रहा है। वही 4 ऑर्डर याद कर लोगे तो भी काम बन जाएगा। इन डिटेल हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। ये अपना शॉर्ट वीडियो है, या बोल सकते हो 1 शॉट है, तो इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग कवर नहीं कर सकते। तो हम लोग थोड़ा इन तीनों के बारे में देख लेते हैं। जल्दी से यहां तक नोट करो और अगली हेडिंग लगाओ, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसा इफेक्ट जो कार्बन कार्बन चेन में ऑपरेट होता है ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन कार्बन सिंगल चेन में, उसी को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। यहां पर मैंने डिफिनेशन भी लिख दिया है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है अभी हम लोग पीछे लिख कर आए हैं कि ये कैसा होता है, अपना परमानेंट इफेक्ट होता है। दूसरा पॉइंट सर, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस डिपेंडेंट का मतलब कि सर 3 कार्बन के बाद ये कभी भी कंसीडर नहीं किया जाता है। अगर आपका बहुत दूर प्रेजेंट है कार्बन तो वहां पर ये इफेक्ट ऑपरेट नहीं होने वाला है। ठीक, तो ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे यहां पर मैंने एक चेन लिखी है कार्बन कार्बन की और यहां पर एक मैंने क्लोरीन एटम लगाया हुआ है। अब क्लोरीन और कार्बन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है सर, क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अगर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसमें से थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे किधर, क्लोरीन के साइड। अगर शिफ्ट होंगे तो इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाया तो इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज कैसे आएगा, डेल नेगेटिव। अभी इसने जस्ट बुलाया है इसलिए इसके ऊपर चार्ज कैसे आया है, डेल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इसी तरीके से इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डेल पॉजिटिव। अब ये भाई साहब जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट महसूस करेंगे, ये क्या करेंगे, बगल वाले कार्बन से खींचेंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डेल डैश। इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डेल डैश। अब इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आ गया तो ये बगल वाले कार्बन से खींचेंगे और इसके ऊपर भी क्या चार्ज आएगा, डेल पॉजिटिव। अब बगल वाले कार्बन से खींचने जाएंगे तो वहां तक आपका इस क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी थी वो खत्म हो चुकी होगी। कहां तक ऑपरेट हुई सर, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इसके आगे वाला कार्बन पर ऑपरेट नहीं होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कहां पर आया होगा, मैंने थोड़ा सा नंबर किया कि ये है प्लस, ये है आपका 1, ये है 2, ये 3, ये 4। किस कार्बन पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आया होगा, तो आप बोलोगे सर जहां पर आपका क्लोरीन प्रेजेंट होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा तो यही खींच रहा होगा। अगर सबसे ज्यादा खींच रहा होगा तो इसका मतलब सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन होगा, डेल वाला। फिर उसके बाद कौन होगा, डेल डैश। उसके बाद कौन होगा, डेल डबल डैश। तो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा किसका होगा सर, डेल प्लस का। बात समझ में आया। नेगेटिव सबसे ज्यादा किसका होगा सर, क्लोरीन का। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो सर कि ये कार्बन और क्लोरीन 2 लोग हैं, 2 लोग मतलब अपोजिट वाले। ठीक, यहां पर ये इस कार्बन की ये गर्लफ्रेंड है, तो यहां पर ये गर्लफ्रेंड क्या कर रही है, पैसा खींचे जा रही है, बेचारा मतलब कब तक देगा। तो ये क्या किया, एक दिन रेस्टोरेंट में बैठा था, चाय वगैरह पिला रहा था तो पैसे खत्म हो गए। तो ये क्या किया, अपने इसके बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे 3-4, तो कुछ लोग लोकल में थे, कुछ लोग मतलब दूर चले गए थे स्टडी के लिए, कुछ लोग और भी अब्रॉड चले गए थे। तो इसने फोन लगाया जस्ट वही जो आसपास गांव में ही, तो बगल वाला दोस्त बोला भाई चलो ठीक है अभी भेज देता हूँ, इसके बाद तो यार मेरे पास भी नहीं रहेंगे। तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब एक दिन फिर से ये भाई साहब बैठे थे, इनका पैसा खत्म हो गया, तो ये अब की बार अपने दूर वाले दोस्त को फोन लगाए। दूर वाला मतलब अभी जो थोड़ा बहुत दूर गया है पैसा मतलब स्टडी करने के लिए, तो वहां पर फोन लगाया तो उसने भी भेज दिया। पर एक दिन ऐसे मुसीबत में फंसे कि ये अब्रॉड वाले के पास फोन कर दिए, तो वो दोस्त बोला यार मेरे पास है ही नहीं। अब ये भाई साहब देख भी नहीं सकते थे है कि नहीं है। तो इसका मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस दूर हुआ वैसे वैसे इस इफेक्ट का जो पावर था वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। जैसे जैसे ये आपका क्लोरीन का जो इफेक्ट था वो मतलब दूर होता चला गया, डिस्टेंस मैक्सिमम होती चली गई, वैसे वैसे इफेक्ट क्या होता चला गया सर, कम होता चला गया। बात समझ में आया। तो इसीलिए वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। अब ये जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये 2 टाइप का इफेक्ट होता है, एक होता है आपका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब जो इलेक्ट्रॉन वगैरह डोनेट करे, और नेगेटिव का मतलब जो इलेक्ट्रॉन वगैरह विथड्रॉ करे कार्बन कार्बन चेन से। अब हर बार थोड़े ना ऐसा होता है कि ऐसी ही गर्लफ्रेंड मिले जो आपको पैसा ही लूटे,
हो सकता है कोई अमीर भी मिले जो आपको दे भी, तो जो देगा उसको क्या बोला जाएगा, प्लस आई, और जो लेगा उसको क्या बोला जाएगा, माइनस आई। भाई सीरियसली मत लेना, बोलने लगा सर मेरी तो लेती नहीं, अरे भाई एक एग्जाम्पल के तौर पर है, ठीक। दूसरा, इसमें प्लस आई और माइनस आई का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि बताओ इसमें से कौन सा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला है और कौन सा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला है। तो पॉजिटिव के लिए आपका एक मैंने ऑर्डर लिख दिया है, जैसे कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, COO माइनस को बोला जाता है कार्बोक्सिलेट। फिर आता है आपका 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, मिथाइल और हाइड्रोजन। इसको कैसे याद रखोगे, याद रखने का तरीका है कि बचपन से ही आप 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हो। सबसे पहले कौन आता है आपका, हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इस तरीके से। तो सबसे पहले कौन आया, कार्बन, फिर कौन आया, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। उसी पर बस निगेटिव चार्ज चढ़ा दो, कार्बन नेगेटिव, नाइट्रोजन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑर्डर बन गया, तैयार हो गया किसका सर, प्लस आई का। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका कार्बोक्सिलेट, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, पक्का याद रख लोगे, डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, माइनस आई। माइनस आई देखने में लंबा चौड़ा लग रहा है, इसको थोड़ा 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएगा। यहां पर सबसे पहले कौन आता है आपका सर, NF3, फिर आता है NR3। R का मतलब है अल्काइल ग्रुप, R का मतलब है अल्काइल ग्रुप। अब ये आपको दिखने कैसे वाला है कि सपोज करो ऐसा दिखेगा, NHCH3 CH3 CH3, यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज और यहां पर आपका एक फ्री बॉन्ड। ये निगेटिव चार्ज नहीं है भाई, ये निगेटिव चार्ज नहीं है, ये सभी कैसे हैं आपके फ्री बॉन्ड हैं, ठीक। एक बार ऐसे ही मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो बच्चे ने पूछा सर निगेटिव चार्ज है क्या, तो आप भी अगर निगेटिव समझ रहे हो तो भाई वो समझ जाना ये फ्री बॉन्ड है जो आपकी चैन से जाकर कनेक्ट होने वाला है, ठीक। फिर उसके बाद आएगा NH3 NO2 SO3H, सल्फोनिक एसिड, साइनाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर आएगा आपका ईथर, अल्कोहल, अल्काइन, अमाइन, फिनाइल, अल्कीन, हाइड्रोजन। 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएगा। एज इट इज सवाल पूछा जाता है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो सकता है। वो आपसे सवाल पूछेंगे कि बताओ इसमें से कौन सा ऐसा इफेक्ट है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कार्बन कार्बन चेन में, ठीक, इस तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है अपना सर रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट। देखते हैं अगला अपना टॉपिक है रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन थ्रू कंजुगेशन। एक जगह से दूसरी जगह पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टमेंट, उसी को क्या बोलते हैं सर, रेजोनेंस। रेजोनेंस का एक्चुअल में जरूरत क्यों पड़ा था वो हम लोग पढ़ेंगे बेंजीन वगैरह, जब आप इन डिटेल पढ़ते हो तो आपको सिखाया जाता है कि आपका बेंजीन में देखा जाता है कि 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं और हर एक बॉन्ड लेंथ कैसी होती है, सेम होती हैं, पर एक स्ट्रक्चर कोई भी अगर बेंजीन का बनाया जाता है तो वहां पर आपका इस वाले प्रॉपर्टी को देखते हुए तो आप अगर ये A है ये B है तो आप बोलोगे B ग्रेटर देन A होगा। और किसी बच्चे ने बोला कि सर नहीं मैं तो ऐसे बनाऊंगा कुछ इस तरीके से, अभी भी A है B है, तो आपकी बार आप बोलोगे A ग्रेटर देन B। बेंजीन में 2 अलग अलग बॉन्ड लेंथ आई, पर एक्चुअल में देखा गया जो थ्योरेटिकल वैल्यू थी उसमें था आपका A इज इक्वल टू B, और यहां पर जब आपका इन दोनों स्ट्रक्चर के हेल्प से एक स्ट्रक्चर बनाया गया तो यहां पर भी अपना क्या बना, A इज इक्वल टू B। अब ये चीज थोड़ा सा मैं स्किप क्यों कर रहा हूं, इससे सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक। ये दोनों आपस में कैसे कहलाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि 2 एरो से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इधर भी आपका एरो बना होता है, इधर भी एरो बना होता है, उसी को डबल हेडेड एरो को बोला जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो करने का तरीका। बात समझ में आया। अब अपने को डिफरेंट कंजुगेशंस कौन से देखने को मिलते हैं सर, पहला तो देखने को मिलता है डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, दूसरा देखने को मिलता है डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, डबल सिंगल फ्री रेडिकल, डबल सिंगल डबल बॉन्ड, या एक स्पेशल टाइप का रेजोनेंस जिसको आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा जिसका नाम होता है बैक बॉन्डिंग। यहां पर अगर ध्यान से नोटिस किया जाए तो इसमें क्या होगा सर, यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन कम है। अभी हम लोग पीछे पड़ गए हैं, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा सर यहां पर, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहां पर चला जाएगा, तो आपको पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टमेंट देखने को मिलेगा या डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगा। ये जो पाई वाला बॉन्ड बना है इसी को बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन पहले ए और बी के बीच में था, अभी किसके बीच में दिखने लगा सर, बी और सी के बीच में। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को आपस में क्या बोला जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर या कैनोकियल स्ट्रक्चर। इस तरीके से 3-4 नाम, बात समझ में आए। हाइपोथेटिकल बोल दो,
या आप बोल सकते हो सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोपियल स्ट्रक्चर। अगले में अगला टाइप का जो कंजुगेशन है वो अपना है डबल सिंगल लोन पेयर। अब की बार क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिख रहे हैं तो ये कन्वर्ट होगा लोन पेयर, कन्वर्ट होगा बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लोन पेयर में। तो अपने को देखने को कैसा मिलेगा सर, लोन पेयर यहां पर आ जाएगा और बी और सी के बीच में क्या बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड। या आप बोल सकते हो यहां पर क्या हो जाएगा सर, निगेटिव चार्ज वगैरह भी शो कर सकते हो। थर्ड टाइप ऑफ कंजुगेशन निगेटिव चार्ज, बॉन्ड पेयर कन्वर्ट हो जाएगा निगेटिव चार्ज, कुछ इस तरीके से। अगला ये वाला होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इसके ऊपर रेडिकल, इसके ऊपर रेडिकल। अब ये बी और सी मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे और ए के ऊपर क्या दिखने लगेगा आपका रेडिकल, इस तरीके से। ये भी एक टाइप ऑफ कंजुगेशन है। डबल बॉन्ड, सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। अब इसमें जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है उधर ही इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अभी यहां पर सब कुछ आइडेंटिकल लेकर मैंने चला है तो यहां पर आप ऐसा दिखा सकते हो, ये कन्वर्ट होगा बॉन्ड पेयर, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका लोन पेयर में, इस तरीके से। या आप इधर भी दिखा सकते हो, इन दोनों के बीच में ये वाला बॉन्ड इधर दिखा सकते हो। तो यहां पर अभी जिस तरीके से मैंने एरो बताया है, और एक चीज और, अगर मैंने इस तरीके से एरो बनाया है, इसका मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टमेंट। कहां से सर, ए है, अगर ये बी है, ए से दो इलेक्ट्रॉन उठेंगे और बी पर पहुंच जाएंगे। अगर मैंने हाफ एरो दिखाया, हाफ एरो का मतलब होता है फिश हुक एरो, कई बार इसको फिश हुक एरो बोला जाता है। तो ये इसका मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन का शिफ्टमेंट, कहां से कहां तक सर, ए से बी तक। यहां पर अब की बार क्या होगा सर, मैंने यहां पर इसको दिखाने का तरीका हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन का शिफ्टमेंट इस तरीके से हो जाए, या ये वाला बॉन्ड टूटे और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ए के पास चला जाए। इस तरीके से आपका एक एक इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। यहां पर क्या होगा अगले वाले में, सर इसके पास लोन पेयर है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये अपना लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर सकता है। अगर डोनेट करेगा तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसने दिया है इसलिए इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इसने लिया है इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। इसको स्पेशल नाम दिया जाता है जिसका नाम होता है रेजोनेंस। बात समझ में आए? तो ये 5-6 टाइप के कंजुगेशन अपने को देखने को मिल सकते हैं। आप आराम से इसको अच्छे से बना सकते हो, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अब अगर इफेक्ट की बात करें तो अपना रेजोनेंस दो टाइप का इफेक्ट शो करता है, एक होता है प्लस आर, दूसरा होता है माइनस आर। प्लस आर का मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करें थ्रू कंजुगेशन, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन वगैरह डोनेट करें थ्रू कंजुगेशन, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और उससे जो इफेक्ट अराइज होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट या पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कुछ भी आपको नाम देकर पूछा जा सकता है। तो अब उसमें कुछ प्लस आर ग्रुप मैंने लिख दिए हैं, डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। जैसे पहला ग्रुप है आपका CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, फिर आपका NH2, NHR, NR2, NHR के बाद आएगा NR2, फिर आपका आएगा OH, फिर OR, फिर NHCOR, OCOR। ये सारे ऐसे ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन वगैरह डोनेट करते हैं थ्रू कंजुगेशन। अगर कंजुगेशन में होंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और इन्हीं को हम बोलते हैं प्लस एम। इसी तरीके से दूसरा होता है माइनस एम। माइनस एम का मतलब जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे थ्रू कंजुगेशन, उसको क्या बोला जाएगा माइनस एम ग्रुप। माइनस एम ग्रुप में कौन कौन आता है सर, CH2 पॉजिटिव होता है, नाइट्रो ग्रुप हो गया, सल्फोनिक एसिड हो गया, साइनाइड हो गया, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स, अमाइड एंड सो ऑन, एनहाइड्राइड या एसिड हैलाइड, इस तरीके से। अब इसमें याद रखने का तरीका है कि ऐसे ग्रुप जिनके पास लोन पेयर हो, ऐसे ग्रुप जिनके पास लोन पेयर हो, अगर वो डायरेक्टली अटैच्ड हैं कंजुगेशन के थ्रू तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अगर इसमें ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यहां पर सर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज लोन पेयर, लोन पेयर खुद ही है, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर। इस तरीके से अगर लोन पेयर डायरेक्टली अटैच्ड होगा तो उसको क्या बोला जाएगा प्लस एम। और कार्बोनिल ग्रुप, जितने भी कार्बोनिल डेरिवेटिव होते हैं सभी कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं आपके माइनस एम। बात क्लियर हुआ? इससे बहुत ज्यादा सवाल पूछा गया है प्लस एम माइनस एम वाले से, प्लस आई और माइनस आई भी पूछा जाएगा, पर इससे सवाल देखने को ज्यादा मिलता है कि कोई बताओ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ कनेक्टेड होने के बाद बताओ इसमें से कौन सा माइनस आर है या प्लस आर है। इस टाइप का सवाल देखने को मिलेगा। बात समझ में आई? कर लोगे ऐसे सवाल जिसमें आपको बस ये आइडेंटिफाई करना होगा प्लस एम माइनस एम। आगे बढ़े पक्का। लास्ट हेडिंग लगाओ इस टॉपिक का, हाइपर कंजुगेशन है अपना। हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन ये भी आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है जो किस कैटेगरी में आया था सर, परमानेंट वाली कैटेगरी में आया था। हाइपर कंजुगेशन भी हमेशा मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, इट इज परमानेंट इफेक्ट, इट इज परमानेंट इफेक्ट। ठीक,
दूसरा पॉइंट सर, इसका दूसरा नाम भी होता है, जैसे नो बॉन्ड रेजोनेंस अपने सीईटी वाली किताब में दिया गया है, स्टेट बोर्ड वाली किताब में, और आपसे पूछा भी जाता है इसमें से बताओ नो बॉन्ड रेजोनेंस कौन शो कर रहा है। अभी हम लोगों ने पूछा रेजोनेंस, रेजोनेंस का मतलब जो कंजुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा होगा उसको बोलते हैं रेजोनेंस। अगर आपका किसी भी कंजुगेशन नहीं प्रेजेंट है फिर भी आपका इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह डीलोकलाइज हो रहा है, उसको बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन या नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसी का एक और नाम होता है जिसका नाम होता है बेकर नाथन इफेक्ट, या इसी को हम लोग एक और इफेक्ट के नाम से जानते हैं अकार्मिक इफेक्ट। बात समझ में आए? हाइपर कंजुगेशन के तीन नाम, एक नो बॉन्ड रेजोनेंस, दूसरा अकार्मिक इफेक्ट, और तीसरा अपना बेकर नाथन इफेक्ट। मैक्सिमम केसेस में कौन सा पूछा जाएगा सर? ये स्टार मार्क वाला, कि बताओ कौन सा नो बॉन्ड रेजोनेंस शो कर रहा है। अब एग्जांपल के तौर से समझते हैं सर, एग्जांपल के हेल्प से। हाइपर कंजुगेशन आपका वैसे देखा जाए तीन में देखने को मिलता है अपने पास, एक तो कार्बोकेटाइन में, एक अल्कीन में, और एक आपका फ्री रेडिकल। कार्ब अनायन में इन जनरल हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट नहीं होता है, और हम तो पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ किसमें? कार्बोकेटाइन में। कार्बोकेटाइन में ही पूछा जाता है। तो कार्बोकेटाइन एक ऐसा कार्बोकेटाइन जिसके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन हो। तो ये अल्फा हाइड्रोजन क्या करता है? ये कार्बोकेटाइन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होती है कुछ इस तरीके से, इसमें ये अपना दोनों सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट करके निकल लेता है। जैसे ही डोनेट करके निकलेगा तो यहाँ पर ये आपका स्ट्रक्चर कैसा दिखने वाला है? C डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH2, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और ये इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? H+। तो जैसे इस हाइड्रोजन भाई साहब ने डोनेट किया, इसका नाम दे देता हूं अल्फा, इसका बीटा, इसका नाम गामा। तो अल्फा हाइड्रोजन ने क्या किया? कार्बोकेटाइन के वैकेंट ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहां से चुपके से निकल गया। अब चुपके से निकला तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? एक पाई बॉन्ड। ये मॉलिक्यूल आपका स्टेबलाइज हो गया, क्योंकि पहले आपका ऑक्टेट वगैरह कंप्लीट नहीं था, अभी ऑक्टेट वगैरह कंप्लीट हो चुका है इस कार्बन का, यहां पर इस वाले कार्बन का भी ऑक्टेट वगैरह कंप्लीट है, तो इसलिए मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया। तो हाइपर कंजुगेशन आखिर हो क्यों रहा है? मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। कोई भी मॉलिक्यूल की अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी या चेक करनी होगी कौन सा ज्यादा स्टेबल है कौन सा लेस स्टेबल है, तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे? हाइपर कंजुगेशन। जैसे अगर आपको 2-3 कार्बोकेटाइन दिए गए हैं और आपसे पूछा है बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, तो अभी हम लोग सीखेंगे ये चीज, उसको हम लोग देखेंगे हाइपर कंजुगेशन के थ्रू। तो यहां पर अब जैसे अल्फा ने डोनेट किया, पीछे से बीटा बेचारा रोने लगा, बोला यार जब बारी आती है ना डोनेट करने की या कहीं बॉन्ड बनाने की, तुम ही अकेले अकेले जाते हो, मुझे ले ही नहीं जाते, मेरे अंदर ऐसी कमी क्या है? उसने बोला भाई तेरे अंदर कुछ भी कमी नहीं है, तू भी डोनेट कर ले। तो ये बीटा वाला भी क्या कर सकता है सर? डोनेट कर सकता है। अगर बीटा ने डोनेट किया तो अब की बार अपने को क्या दिखने वाला है सर? यहाँ पर गामा, ये अल्फा। बीटा अगर डोनेट करेगा तो यहाँ पर H बीटा आ जाएगा। सर अगर ये डोनेट कर चुका है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, अल्फा हाइड्रोजन वाला बॉन्ड बना होगा, और अल्फा गामा वाला भी, मतलब गामा हाइड्रोजन वाला भी बॉन्ड बना होगा। अब तीसरा वाला, फिर वही बात कहानी आई सर कि अल्फा बीटा जब डोनेट कर रहे थे तो गामा चुपके से देख रहा था, बोला सब डोनेट कर लो, फिर आखिरी में मेरी ही बारी आने वाली है। तो गामा भी डोनेट कर सकता है। तो अगर गामा डोनेट करेगा तो अपने को स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिलेगा सर? कुछ इस तरीके से, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपका गामा हाइड्रोजन इस तरीके से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल अपने को कितने स्ट्रक्चर्स देखने को मिले सर? 1, 2, 3। क्योंकि इस कार्बोकेटाइन के रेस्पेक्ट में जस्ट बगल वाला कार्बन क्या कहलाता है सर? अल्फा कार्बन। ये तो आप पढ़ ही चुके हो। अच्छा, कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूँ। इसका नाम H1, H2, इसका नाम कर दे रहा हूँ H3। तो यहाँ पर H1 ने डोनेट किया है, और यहाँ पर आपका H2 ने डोनेट किया है, और यहाँ पर आपका H3 ने डोनेट किया है। कंफ्यूजन ना हो इसलिए थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ठीक? बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अल्फा बीटा भी लिख के कर सकते हो, ABC भी लिख कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक? अब यहाँ पर क्या होता है? कार्बोकेटाइन के रेस्पेक्ट में जस्ट बगल वाला कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन थे, इसलिए तीनों ने डोनेट किया और 3 स्ट्रक्चर अपने को मिले, और इन स्ट्रक्चर्स का नाम होता है हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। क्या नाम होता है? हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो जो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, ये बराबर होता है आपका नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। जितने उस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अब एक तरीके से ध्यान से नोटिस करोगे तो यहां पर सर
यहां पर कोई कंजुगेशन नहीं था, प्लस माइनस सॉरी डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल फ्री रेडिकल, फिर भी आपका इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस डीलोकलाइज हुआ विदाउट कंजुगेशन, इसीलिए इसका नाम पड़ता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है? नो बॉन्ड रेजोनेंस। बात क्लियर हुई? पक्का? तो यहां पर 3 थे इसलिए 3 बना। इसी तरीके से सपोज करो एक और मैं एग्जांपल दूसरा अगर लूंगा तो आप बोलोगे डायरेक्टली अब बताना आंसर बस कि इसके कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि आपका कुछ इस तरीके से दिया गया है C पॉजिटिव, यहां पर CH3, यहां पर CH3, इस तरीके से। अब इसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बताना है तो आप बोलोगे सर जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने आपके क्या हो जाएंगे सर? हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो आपने सबसे पहले अल्फा अल्फा लिख लिया होगा। इस कार्बोकेटायन के रिस्पेक्ट में जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा, ये भी अल्फा, तो अल्फा पर कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं सर? 6। तो इसका मतलब इसके पास कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे सर? 6। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं सर? 3, 3, 6, 3, 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने बन जाएंगे सर? 9। जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा आपका मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। तो अगर अब इन तीनों में मैं कंपेयर करना चाहूं, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है, ये सेकेंडरी है और ये टर्सरी है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा आपका सर? 3 डिग्री, फिर कौन सा हो जाएगा? 2 डिग्री, फिर हो जाएगा 1 डिग्री। टर्सरी सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर आपका प्राइमरी। इस तरीके से आप कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी भी चेक कर सकते हो। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो मॉलिक्यूल आपका, वो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा। दूसरा इसका एप्लीकेशन होता है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन चेक करने के लिए। ऐसी अल्कीन जिसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो अल्कीन आपकी ज्यादा स्टेबल होने वाली है। तो इस तरीके से आप हाइपर कंजुगेशन वगैरह अच्छे से पढ़ लेना। नो बॉन्ड रेजोनेंस से सवाल पूछा गया है। अब कुछ PYQs देख लेते हैं, फिर उसके बाद अपना सेशन एंड करते हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे पहला सवाल दिख रहा है CET 2018 का, आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप दैट हैज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट। इसका मतलब किसके बारे में बात हो रही है सर? प्लस आई के बारे में बात हो रही है। प्लस आई, अभी याद करो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा था? CH2 माइनस, फिर लिखा था NH माइनस, फिर O माइनस, फिर COO माइनस, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप, और फिर मिथाइल, फिर आपका हाइड्रोजन। अब उसी में से आइडेंटिफाई करते हैं। पहला वाला नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सर ये नहीं हो सकता। CH3 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर C। एज इट इज ऑर्डर से क्वेश्चन आया है। अगर आपको ऑर्डर याद है या उसमें के ग्रुप्स याद हैं तो आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। मुश्किल से 10 या 15 सेकंड लगने वाला है। अगर नहीं याद है तो वही फिर से कहानी रिपीट होगी। आप क्वेश्चन को देखोगे, क्वेश्चन आपको देखेगा, दोनों लोग मुस्कुराओगे और आगे बढ़ जाओगे। ठीक, ऐसी नौबत ना आए इसलिए ध्यान से अच्छे से पढ़ लो। ठीक, पढ़ाई बहुत जरूरी है। 2019 का सवाल है CET का, विच अमंग द फॉलोइंग इज सेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जो अभी मैंने एग्जांपल्स लिखवाए थे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के, उसमें से सवाल है। पहला वाला एग्जांपल सर नेगेटिव चार्ज है और ऑक्टेट वगैरह कंप्लीट है। यहां पर H2O सर लोन पेयर होगा, ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर होगा। इसका मतलब सब में सर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है या सबका ऑक्टेट कंप्लीट है और आपका ये लोग डोनेट कर सकते हैं। तो ये किसकी तरह बिहेव करने वाले हैं? अपना न्यूक्लियोफाइल की तरह। यहां पर पहले ऑप्शन मिल गया, दूसरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर से देख लेते हैं फिर भी किसकी वजह से आपका सेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल नहीं बना। NH3 के ऊपर लोन पेयर होगा, Cl माइनस होगा, तो ये दोनों तो न्यूक्लियोफाइल हैं। H प्लस याद करो इलेक्ट्रोफाइल में लिखा गया, इसलिए ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बना। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो इसका मतलब सेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल नहीं बोला जा सकता है। अगला AlCl3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। BF3 6 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल हैं, जबकि ये वाला कैसा है? अपना न्यूक्लियोफाइल है। तो इसका मतलब ये भी आपका सेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल नहीं बनेगा। ये आपका कैसा है? इलेक्ट्रोफाइल। ये आपके दोनों कैसे हैं सर? न्यूक्लियोफाइल की तरह, तो ये भी आपका इसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल नहीं बना। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया सर? ऑप्शन नंबर A। बात समझ में आया? अगला सवाल, आइडेंटिफाई द ग्रुप that exerts electron withdrawing resonance effect। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट का मतलब क्या है? आपका माइनस आर पूछना चाहे तो माइनस आर, ये कब का सवाल है? 2022 का। माइनस आर कौन सा होगा? OH, OR, NH, COH। माइनस आर तो मेरे हिसाब से कौन सा होना चाहिए सर? COH, क्योंकि माइनस आर वाले में ही ऑर्डर लिखा गया था जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड CH2 प्लस NO2 SO3H CN,
ये सभी कैसे कैटेगरी के आते हैं आपके -m या -r, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगला सवाल है 2022 का ही, हाइपर कंजुगेशन इज नॉट ऑब्जर्व इन, हाइपर कंजुगेशन किसमें नहीं होगा, तो हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन होती है, कंडीशन क्या होती है सर, मॉलिक्यूल हैविंग एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन at sp3 कार्बन कैन शो हाइपर कंजुगेशन। ऐसे कार्बोकेटायन, अल्कीन या फ्री रेडिकल जिनके पास एक अल्फा हाइड्रोजन होगा sp3 कार्बन पर, वो हमेशा हाइपर कंजुगेशन वगैरह शो कर सकते हैं। वहां पर अगर छूट गया होगा ये वाला कंडीशन लिख लेना। तो ध्यान से देखो, ये अल्कीन है, अल्कीन के रेस्पेक्ट में ये वाला अल्फा कार्बन है सर, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, 3 है, तो ये आसानी से अपना हाइपर कंजुगेशन शो कर जाएगा। अब अपने से पूछा गया है नॉट, तो नॉट को सर्कल कर लो। तो दूसरे वाले में सर अल्कीन के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अगर अल्फा कार्बन ही है तो अल्फा हाइड्रोजन होने की बात ही नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा, करेक्ट। ये कार्बोकेटायन है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, इसके पास तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये तो आसानी से शो करेगा। इस अल्कीन के रेस्पेक्ट में आपका ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, तो ये भी आराम से शो कर जाएगा। 3 3 6 6 6 12 अल्फा हाइड्रोजन लेकर बैठा हुआ है। तो इस तरीके से आपके कुछ PYQs भी हम लोगों ने देख लिए। ठीक, एक सवाल है मेरा आपसे, इस सवाल को आप कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ऑप्शन ए है H3O+, ऑप्शन बी है H2O, ऑप्शन सी है AlCl3, ऑप्शन डी है आपका CCl2 लोन पेयर। इसमें मल्टीपल चॉइस भी करेक्ट हो सकता है। ठीक, आंसर कमेंट में करना है और देखते हैं किसका सबसे पहले कमेंट आता है इसका आंसर, उसको कुछ ना कुछ सरप्राइज मिलने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो अगर नहीं दबाए हो तो। अगर सब्सक्राइब किए हो तो अच्छी बात है, और ऐसे ही इसी तरीके से अपना प्यार मोहब्बत बरसाते रहो ताकि और भी वीडियोस हम लोग डाल सकें, हमारा भी जो मोटिवेशन है वो बढ़ सके। और मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एक नया चैप्टर जिसका नाम होगा हाइड्रोकार्बन।